मॉर्निंग ऑल ऑफ यू 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो 12th क्लास एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 4 और बुक लेसन का नाम है द रैट ट्रैप, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो इस कहानी में टोटल 5 कैरेक्टर हैं, जिनमें से 3 मेन कैरेक्टर हैं पैडलर, इसके बाद है एडला और एक आयरन मैन। इसके अलावा 2 कैरेक्टर आपको और मिलेंगे, एक ग्रामीण बुजुर्ग व्यक्ति और नील ऑफ्टन। नील ऑफ्टन का सिर्फ यहाँ पर नाम यूज किया गया है, वास्तव में कहानी में आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे। तो रैट ट्रैप के बारे में आप सब जानते ही हैं कि चूहेदान यानी चूहे पकड़ने की एक मशीन होती है जो चूहे पकड़ने के लिए काम आती है, ठीक है ना। पर यहाँ पर लेखक जो रैट ट्रैप है उसके माध्यम से हमें समझाना चाह रहा है कि ये जो दुनिया है ये भी एक रैट ट्रैप है, जहाँ पर हम कहीं ना कहीं अपने पैसे में, इनकम में, ठीक है ना, इन सब चीज़ों में उलझे रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमें जीवन कैसे जीना है और क्या हमारे लिए रियल में खुशी है और क्या हमारे लिए सिर्फ भ्रम है। तो आइए इसी विचारधारा के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर से मिलवाता हूं मैं आपको पैडलर। तो पैडलर के ड्रेसअप से आप देख सकते हैं एक बहुत ही मस्त मौला बंदा है। बाल इसके ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कई महीनों से नहाया ना हो, और कपड़े आप इसके देख ही सकते हैं कितने बेहतरीन है। और इसकी खड़े होने के स्टाइल से लगता है कि वाकई बंदा शाही है, यानी कि भले जेब में पैसे ना हो पर एटीट्यूड तो है भाई में जो बात है, ठीक है जी। तो ये जो पैडलर है ये काम क्या करता है? पैडलर अपना कचरे में से जो चूहे बनाने का सामान है उसे इकट्ठा करता है, अपने आप चूहेदान बनाता है और उसको बेचता है, पर फिर भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता कि अपने खाने पीने की व्यवस्था भी कर सके। तो इसने पार्ट टाइम 2 काम और पकड़ रखे हैं। तो पहला काम हो गया इसका, क्या कहते हैं जी, चूहेदान बनाना और बेचना। इसके अलावा 2 इसके एक्स्ट्रा वर्क है, जिनमें से एक है भीख मांगना, यानी कि जरूरत पड़ने पर भीख मांग लेता है, और अगर उससे भी काम न चल पाए तो ये चोरी करने से भी हेजिटेशन नहीं करता और ये चोरी भी कर लेता है। तो ये आप इसके कैरेक्टर को आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। मस्त मौला बंदा है, जीवन में जो मर्जी हो काम तो चलना ही चलना है। चूहेदान बेका तो ठीक है, भीख मांग ली तो ठीक है, नहीं तो चोरी तो अपना परमानेंट है ही, ठीक है जी। तो इसी कारण से इसका कोई अपना फिक्स यानी स्थायी एड्रेस नहीं है। ये इधर उधर भटकता रहता है और जगह जगह जाके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता रहता है। तो अब ये गांव में प्रवेश करता है और आज इसके चूहेदान नहीं बिक पाए और ये एक ग्रामीण व्यक्ति के पास आता है और आप देख रहे हैं कि इसको एक नीचे कुत्ता भौंक भी रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि गली में कई बार जो कचरा वगैरह उठाने वाले आ जाते हैं ना, जो ये पन्नी वन्नी चुगते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कि जो कुत्ते होते हैं वो उनके पीछे बहुत पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर हमारे पैडलर का है और कुत्ते इसके पीछे पड़ चुके हैं। ये इस ग्रामीण व्यक्ति से कहता है कि आज मेरा एक भी चूहेदान नहीं बिक पाया है और या तो आप मेरा चूहेदान खरीद लीजिए और या फिर मुझे रात को यहाँ रुकने की मोहलत दे दीजिए। अब ग्रामीण बंदा सज्जन है और वो इसकी बातों में आ जाता है। वो कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे साथ आज रात यहाँ पर रुक सकते हो। अब ग्रामीण व्यक्ति इसको रात को रुकने के लिए परमिशन दे देता है। रात को इसको अपना खाना वाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद इसको धूम्रपान यानी कि हुक्के की व्यवस्था भी कर देता है, इसके लिए स्मोक का अरेंजमेंट भी करता है। और बातों बातों में इसे अपनी बातें बताने लग जाता है कि मैं पहले एक आयरन मिल में काम करता था और अब मैं दूध बेचने का काम करता हूँ, और दोनों साथ साथ ताश खेल रहे होते हैं। तो जो पैडलर होता है वो दूध का अपना इसके साथ दूध पी रहा होता है और कहता है कि क्या वाकई दूध बेच के इतने पैसे बच जाते हैं कि तुम्हारा जीवन अपना आराम से चल जाता है? तो ग्रामीण व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है और कहता है कि नहीं, दूध बेचने का काम तो बहुत अच्छा है और मैं दूध बेच के पैसे भी कमाता हूँ, अपना घर भी चला रहा हूँ और मैंने तो 30 कॉइन जोड़ भी लिए हैं। तो पैडलर के कान खड़े हो जाते हैं कि दूध बेचकर इसने 30 कॉइन जोड़ रखे हैं, यानी कहीं ना कहीं इसके पास पैसे होंगे। तो वो जानकर उससे डिटेल लेने के लिए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि दूध बेचकर तुम इतने पैसे जोड़ सकते हो। तो ग्रामीण व्यक्ति कहता है कि जो खिड़की में पोटली टंगी हुई है इसके अंदर 30 कॉइन पड़े हैं और कहो तो मैं दिखाऊं। तो पैडलर कहता है नहीं कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे यकीन आ गया कि तुम्हारे पास 30 जो कॉइन है वो हो सकते हैं। अब पैडलर का जो तीसरा बिजनेस क्या था उसका? चोरी करना। तो उसके दिमाग में प्लान आ जाता है कि अभी ग्रामीण व्यक्ति सो जाएगा और मैं क्या करूंगा, इसके पैसे वैसे लेकर भाग जाऊंगा और क्या मस्ती करेंगे, ठीक है ना सर। तो अब इसी वजह से वो रात भर सो नहीं पाता और वो इंतजार करता रहता है कि कब ये ग्रामीण व्यक्ति सोए और मैं इसके पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाऊं, ठीक है ना। अब इसी तरह से पूरी रात कट जाती है। पैडलर बेचारा लेटा हुआ है पर सोया नहीं, ठीक है ना। खाना खाया है, पेट भरा है पर सोया नहीं, क्योंकि मन में क्या चल रहा है सर? लालच चल रहा है कि पैसा भी तो चोरी करना है।
अब जो ग्रामीण व्यक्ति होता है वह सुबह जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसका तो दूध का काम है, और दूध बांटने वालों को आपको पता होगा कि वो अक्सर सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं और दूध की सप्लाई में निकल जाते हैं। तो वह पैडलर को कहता है कि भैया चलो मेरे को दूध बांटने जाना है और अब दिन निकलने वाला है, तो आप भी अपनी व्यवस्था देख लीजिए। तो पैडलर कहता है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, उसका अपना धन्यवाद करता है और साथ में अपना चला जाता है। अब पैडलर उस समय तो चला जाता है पर उसके दिमाग में तो वही सिक्के चल रहे थे और वो थोड़ी दूर जाकर वापस आ जाता है और घर के अंदर एंट्री करता है और वो पोटली उठाता है और अपना रफू चक्कर हो जाता है। अब उसके दिमाग में विचार आता है कि यार मैंने चोरी तो कर ली है, अगर मैं शहर की तरफ जाऊंगा तो हो सकता है ये ग्रामीण व्यक्ति वहीं पर दूध भी बांट रहा हो और वहां इसके जानकार भी बहुत सारे होंगे। अगर सब मेरे पीछे पड़ गए और मुझे पकड़ लिया तो पैसा भी जाएगा, धुनाई भी होगी और हो सकता है पुलिस में मुझे जमा ना करवा दें, मुझे गिरफ्तार ना करवा दें। तो ये सोचता है कि मुझे एक काम करना चाहिए, जंगल की तरफ निकल जाना चाहिए। तो ये क्या करता है, जंगल की तरफ भाग जाता है और ये सोचता है कि जितने वो दूध बांट कर आएगा इतने तो मैं जंगल पार करके अगले गांव में, अगले शहर में पहुंच चुका हूंगा और फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति मुझे नहीं पकड़ पाएगा। अब ये अपना जंगल की तरफ निकल जाता है, पर अब इसको जंगल में जाते जाते इसको लगता है कि यार शायद मैं जंगल से बाहर निकल ही नहीं पा रहा और वह रास्ता भटक चुका है। फिर इसके दिमाग में आता है कि हाँ शायद मैं अब इस रैट ट्रैप में दोबारा फंस चुका हूं। यानी कि अब उसकी इंसानियत जागती है और वो सोचता है कि यार ग्रामीण व्यक्ति ने वैसे मेरा बुरा तो कुछ किया नहीं था, उसने मुझे रहने की जगह दी, खाने के लिए दिया और अपना हुक्का भी पिलाया, स्मोकिंग का भी अरेंजमेंट कराया था और फिर भी मैंने उसका पैसे चोरी कर लिया। ठीक है ना, उसने पता नहीं किस तरह से इस पैसे को जोड़ा होगा और मैं उसका ये पैसा अगर चोरी करके जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं इस मोह माया के जाल में दोबारा से फंस चुका हूँ और इससे तो मैं बाहर निकलना चाहता था। अब ये वो सोचता रहता है पर अब अंधेरा फिर से होने लग गया है क्योंकि उसको पूरा दिन हो गया है जंगल में भटकते हुए और अब वो सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँ और कैसे जाऊँ। तो इसी कश्मकश में वो रहता है और उसे कहीं से एक रोशनी दिखाई देती है अंधेरे में और उसे लगता है कि शायद वहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह है और मुझे वहाँ तक हिम्मत करके चले जाना चाहिए और हो सकता है मुझे वहाँ पर जाके कोई ना कोई रहने का, खाने का मेरा इंतज़ाम हो जाए। तो वो पास में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक आयरन मिल है, लोहे का कारखाना। तो लोहे का कारखाना है और वो वहाँ पर जो भट्टी जल रही है उसके पास जाकर लेट जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर जंगल में काफ़ी ठंड लग चुकी है। अब उसे भट्टी के पास बैठकर अच्छा लग रहा है तो वो सोचता है कि चलो आज रात में यहीं गुजार लेता हूँ, तो वहीं पर अपना बैठा रहता है। तो इतने में वहाँ पर जो उस मिल का मालिक है, जो आयरन मैन है, वो आता है और देखता है कि यार ये कौन लेटा हुआ है। ठीक है ना, तो उसे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, यानी आम भाषा में कहूँ तो उसे मुकालता लग जाता है और उसे लगता है कि यार ये तो मेरा मिलिट्री वाला दोस्त है नील ऑफ्टन। तो वो उसके पास जाता है, उसे हिलाता है और कहता है कि नील ऑफ्टन तुमने ये क्या हाल बना रखा है और तुमने मुझे पहचाना नहीं किया। अब जो पैडलर है वो तो देखते ही समझ जाता है कि भाई ये तो मुझे गलत समझ रहा है, मैं तो वास्तव में वो हूँ ही नहीं और ये तो मुझे बेवजह ही मिलिट्री का बंदा बता रहा है और मैंने तो मिलिट्री छोड़ो कभी पुलिस में अपना नाम नहीं लिखवाया। पुलिस भी जब भी होता है मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आती है, जान पहचान के लिए तो कभी पुलिस मेरे पीछे आई ही नहीं है। तो पैडलर पर चुप रहता है। पैडलर सोचता है कि चलो रात तो गुजारनी है, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर एक नई एंट्री होती है एडला की। एडला जो है वो आयरन मैन की बेटी है और अब उसके कैरेक्टर में जो जो खास बात है वो आपको आगे स्टोरी में मैं बताता रहूँगा। पर वो एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी गुड़िया है, ठीक है जी। और वो अपने पिताजी के पास आती है और पिताजी से कहती है कि चलिए घर चलते हैं और कल क्रिसमस भी है और हमें क्रिसमस की तैयारी भी करनी है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारी कहानी में एक नई, तो एडला अपने पापा को याद दिलाती है कि भाई क्रिसमस है और हमें चलकर तैयारी कर लेनी चाहिए। तो उसके पापा कहते हैं कि अरे तुमने इनको नहीं पहचाना, ये जानते हो ना तुम कौन हैं? वो कहते नहीं मैं नहीं जानती, आप बता दीजिए कौन है। कहते हैं अरे ये तुम्हारे अंकल नील ऑफ्टन हैं जो मिलिट्री मेरे साथ थे और अब देखो उन्होंने अपना क्या हाल बना लिया है, शायद रिटायर हो गए हैं और इस वजह से थोड़े परेशान हैं या हो सकता है इनके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो और हमें इन्हें अपने घर ले जाना चाहिए। तो पैडलर इस बात को सुनता रहता है, ठीक है जी। यहाँ पर एडला अपने पिताजी को मना करती है
तो एडला कहती है कि पापा कल क्रिसमस की तैयारी है, घर में सब कुछ अच्छे चल रहा है और इस टाइम अगर हम इसको लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा। तो उसके पिताजी कहते हैं अरे नहीं नहीं एडला, आपको पता है कि क्रिसमस है और इस मौके पे तो हमें सभी की मदद करनी चाहिए, और फिर ये तो मेरा दोस्त है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं अपने दोस्त की मदद ना करूं। तो एडला समझ जाती है कि भाई जो करना है मेरे पिताजी ने करना ही करना है। तो वो कहती है ठीक है जी, जैसी आपकी इच्छा, जो आप कहेंगे मैं आपके साथ हूं। तो यहाँ पर अब एडला के घर की डेकोरेशन दिखाई गई है और यहाँ पर क्रिसमस की तैयारी एडला ने प्रॉपरली कर रखी है। तो अब चर्च में जाने की तैयारी है कि चर्च में जाएंगे। तो एडला भी उसको पैडलर को फोर्स करती है कि चलिए अंकल घर चलते हैं, और जो आयरन मैन है वो उसको अपने अच्छे से कपड़े दे देता है। तो पैडलर वैसे तो उसके घर जाना नहीं चाहता क्योंकि उसको पता है कि यार ये मेरे को गलत समझ रहा है और अभी तो मेरी हालत ख़राब है, इससे कन्फ्यूज़न है, और अगर मैं एक बार नहा धो लिया तो जाहिर सी बात है निश्चित रूप से मुझे पहचान लेगा और फिर ये शायद मुझे धक्के मार के भगा दे। और फिर उसे याद आया कि जिसके मैंने पैसे चोरी किए थे वो भी तो इसी फैक्ट्री में काम करता था और हो सकता है वो मुझे ढूंढता ढूंढता इस फैक्ट्री में आ जाए और फिर ये दोनों मिलकर मेरी धुनाई करेंगे और मुझे कहीं ना कहीं पुलिस बंद कर सकते हैं। तो उसके दिमाग में कशमकश चल रही है। अब इतने में एडला कहती है कि चलो ठीक है बाबा, इसको कपड़े वपड़े मैंने दे दिए हैं आपके और अब ये नहाकर आ जाते हैं। अब जैसे ही वह व्यक्ति नहाकर आता है तो भाई अपने आयरन मैन के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहता है अरे तुम कौन हो? तो पैडलर कहता है मैंने कब कहा था कि मैं आपका मित्र हूँ, आप मेरे इतनी देर से पीछे लगे हुए हो कि चलो भाई चलो भाई चलो भाई, मुझे भूख लगी थी तो मुझे लगा कि चलो ठीक है तुम्हारे साथ आज खाना खा लेते हैं, ठीक है ना। तो आयरन मैन कहता है कि इसको धक्के मार के बाहर निकाल दो। अब एडला कहते हैं कि नहीं पापा, अब आप गलत हैं, आप इनको खुद लेकर आए, इन्होंने नहीं इस बात को कहा था कि आपके मित्र हैं। दूसरी बात है आपने खुद बताया था कि क्रिसमस में तो हमें अनजान व्यक्तियों की मदद भी करनी चाहिए, और फिर ये तो आपके मित्र ना सही, कहीं ना कहीं आपने कुछ पल के लिए अपना मित्र तो माना ही था। तो कहीं ना कहीं आयरन मैन को अपनी गलती भी रियलाइज होती है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर वो अपनी नौकर को कहते हैं कि बस ये खाना खाए उसके बाद इसको चलता कर देना और ध्यान रखना कि ये कुछ चोरी वोरी ना कर ले, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो ये बंदा शक्ल से चोर लग रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आयरन मैन थोड़ा सा कन्फ्यूज बंदा है। अभी तो उसको वो बड़ा अच्छा इंसान लग रहा था, अपना मित्र लग रहा था, ठीक है ना। अब उसको वो चोर भी नजर आ रहा है और बहरूपिया भी नजर आ रहा है, ठीक है जी। चलो जी कोई बात नहीं। तो एडला जो है वो अपने पिताजी के साथ चर्च में चली जाती है और चर्च में जाके दोनों प्रेयर वेयर करते हैं और अपना क्रिसमस की तैयारी चल ही रही है, ठीक है जी। अब आयरन मैन के दिमाग में तो ये है कि भाई फटाफट घर चलो और उस व्यक्ति को मैं पहले घर से निकालूं। तो वो घर आते हैं तो यहाँ पर पैडलर ऑलरेडी जा चुका है। तो आयरन मैन अपने नौकर से पूछता है कि भाई वह व्यक्ति कहाँ गया? तो वो कहते हैं सर वो तो चला गया और वो यहाँ से जा चुका है। एडला मुस्कुराते हुए कहती है कि देखो पापा आप ऐसी चिंता कर रहे थे और वो कुछ नहीं लेकर गया और वो अपने घर जा चुका है। तो नौकर कहता है कि वो एक चिट्ठी और एक पोटली छोड़कर गया है। तो एडला जो है उस चिट्ठी को पढ़ती है, उसमें लिखा होता है कि मैंने इस तरह से कल मैं इस तरह से एक व्यक्ति के घर ठहरा था, वो आप ही की मिल में पहले काम करता था और मैंने उसके कुछ पैसे चोरी किए हैं, ये पैसे मैं आपको देकर जा रहा हूँ और कहीं ना कहीं आपकी जो इंसानियत है उसको देख के मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूँ और आपकी वजह से ही मैं इस रैट ट्रैप से बाहर निकल चुका हूँ, यानी इस मोह माया से बाहर आया और मैं आपके से प्रेरणा लेते हुए ही इतनी हिम्मत कर पाया कि मैं इस पैसे को लौटाने की हिम्मत कर रहा हूँ, वरना मैं चोरी किया हुआ पैसा कभी भी लौटाता नहीं हूँ। और यहीं पर हमारी जो कहानी होती है वो समाप्त हो जाती है। और यानी कि लेखक इसमें समझाना चाहता है कि मनुष्य कई बार कोशिश करता है कि मैं इस मोह माया से धोखाधड़ी से बाहर निकल जाऊं, पर कहीं ना कहीं हमारा जो लालच होता है वो वापस हमें इस जाल में लपेट देता है और यहीं पर उलझा देता है। और ये पोटली एडला को मिल जाती है और एडला अपने पापा से कहती है कि ये उस व्यक्ति की है जो हमारे यहाँ पर काम किया करता था और आप इसको वापस भिजवा दीजिए। तो उसके पिताजी कहते हैं ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं इस पोटली को यानी इस पैसे को उस व्यक्ति को दे देता हूँ जो हमारे यहाँ पहले काम किया करता था। तो यहीं पर हमारी स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से इस जो मेन कहानी का जो मुख्य पात्र था, ठीक है ना, पैडलर,
वो एक टाइम पर जिसने उसकी मदद की है उसी के घर चोरी भी कर रहा है, उसको धोखा देकर आता है, पर दोबारा जब वो मिलता है एडला से तो कहीं ना कहीं वो उससे प्रभावित होता है और वो सोचता है कि एडला एक नेक बच्ची है जो पहले अपने पिताजी को मना कर रही थी मुझे घर नहीं लाना चाहिए, पर जब मैं घर आ गया और उसके पिताजी मुझे भगा रहे थे तो उसने कहीं ना कहीं मानवता दिखाते हुए मुझे खाना कपड़े वगैरह सब प्रोवाइड किए हैं। तो आपके हिसाब से पैडलर का क्या कैरेक्टर है वो आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है जी। इसके जो लेसन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। और यहाँ पर एक छोटी सी पोएम के साथ मैं इस कहानी को समाप्त करता हूँ। नेकी व्यर्थ नहीं जाती हरि लेखा जोखा रखते हैं, नेकी व्यर्थ नहीं जाती हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। ये एक्चुअल में एक भजन है, गीत आप कह सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको ये गीत याद आया हो तो आप इसे यूट्यूब पे जरूर सुनिएगा, बहुत प्यारा गीत है। ठीक है ना, भजन है। और अगर आपको मिल जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसे लगी। अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद काबिर। थैंक यू।